हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ फ्लूइड अर्थात रक्त का जमाव। कि देखेंगे किस प्रकार ब्लड जो हमारा होता है वो क्लॉट कर देता है अर्थात उसका जमाव हो जाता है। कब? जब हमें कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई कट लग जाता है हमारे स्किन पर, ओके, या फिर कहीं पर भी हमारे स्किन आज पर जब कहीं कट लग जाता है जो ब्लड निकलने लगता है तो किस प्रक्रिया के द्वारा उस ब्लड का जमाव हो जाता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आज लेक्चर में मुख्यतः हम एक पॉइंट के रूप में समझेंगे। जितने पॉइंट है आपको याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक कैटालाइज के थ्रू मतलब ग्राफ बना करके समझाएंगे किस प्रकार कहाँ पर कौन कार्य करता है तथा किसके द्वारा ये एक नेट बनाकर हमारी ब्लड की ब्लीडिंग को रोक देता है। ओके, तो अगर हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें, कोगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब रक्त का जमाव या फिर बोल सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो इसमें अगर पहला पॉइंट लेते हैं, जो ब्लड का कोगुलेशन होता है वो किस लिए होता है। पहले सबसे पहली बात तो आती है कि ब्लड का कोगुलेशन किस लिए हो रहा है। ब्लड का कोगुलेशन इसलिए हो रहा है ताकि हमारे बॉडी से जो ब्लड निकल रहा है उसका बचाव हो सके, इसलिए हमारे शरीर के अंतर्गत ये सिस्टम होती है कि ये ब्लड ब्लीडिंग हो रही है ब्लड का, तो उसके लिए ब्लड का क्लॉट होना आवश्यक है। अदरवाइज हमारे बॉडी से ब्लड का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप काफ़ी हानिकारक हो सकता है हमारे बॉडी के लिए। तो ये बोला गया है कि ब्लड का कोगुलेशन शरीर से ब्लड को बचाने की एक मैकेनिज्म है। ओके, ये एक प्रक्रिया होती है कोगुलेशन, इसको हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या बोला कि कट या इंजरी की जगह पर कुछ समय बाद बनने वाली रेडिश ब्राउन स्कम एक भूरे रंग की एक परत जमा हो जाती है जहाँ पर कट लग जाता है। कुछ समय पश्चात एक मान लो एक मेम्ब्रेन की तरह वो बन जाता है। मेम्ब्रेन एक प्रकार से जाल होती है, नेट जिसे बोलते हैं, वो कुछ एंजाइमों की होती हैं या फिर कुछ ब्लड के संगठित पदार्थ होते हैं अर्थात फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं जो कि उनके ऊपर एक लेयर का काम करते हैं। तो ये बोला गया है कि जो रेडिश ब्राउन स्कम आपको दिखता है वो क्लॉट या कोगुलेशन उसे कहते हैं, जो कि एक जिसे बोलते हैं क्लॉट हो गया अर्थात ब्लड का बहना रुक गया अर्थात ब्लड का जमा हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं हम? कोगुलम। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि जो क्लॉट होता है अर्थात रक्त का जमाव होता है ना, वो मुख्यतः फाइब्रिन थ्रेड्स होते हैं। फाइब्रिन थ्रेड्स अर्थात फाइबर के नुमा युक्त धागे होते हैं जो कि मुख्यतः एक नेटवर्क से बनता है अर्थात जाल बना रहता है कुछ इस टाइप। ये जो है ना, ये सब फाइबर के धागे हैं। अब जब कोई ब्लड जब हमारे बॉडी से निकलने लगता है तो एक प्रकार से जाल बना के, जैसे ये ब्लड है ना, तो ये जाल बना के उसको रोक लेगा धीरे धीरे और उस पर एक जमा हो जाता है अर्थात उसको क्लॉट कर देता है। तो वही बोला है ये जो फाइबर थ्रेड्स के होते हैं ना, ये नेटवर्क बनाते हैं अर्थात जाल बनाते हैं जिसमें ब्लड के डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट रहते हैं अर्थात इसमें जो डेड ब्लड रहते हैं अर्थात जो बोले थे आरबीसी की डेथ होती है अर्थात इसका जीवन काल आपको बताया था 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है ना। तो ये जो जीवन काल होता है आरबीसी जब इनका डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इस जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें कुछ डेथ नुमा अर्थात मृत आरबीसी भी होंगी या फिर कुछ संगठित पदार्थ होंगे। तो वही बोला गया ब्लड के डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट उस क्लॉट में उपस्थित होते हैं, उस जमाव में उपस्थित होते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्लाज्मा में जो होता है ना, देखो कोई भी चीज अब चूंकि हमारे जो ब्लड में उपस्थित एक होता है हिपैरिन आपको पहले बता चुके हैं, ये एक ऐसा कारक होता है जो कि हमारे ब्लड को जमने नहीं देता अर्थात ये सर्कुलेशन हमेशा करता रहता है ब्लड का। तो वो होता है ना, अब जैसे कहीं ब्लड लग गया तो उसके जमने के लिए एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। वो
कट लगने के पहले वे सभी इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहते हैं, अर्थात वे सक्रिय नहीं होते, असक्रिय रूप में पड़े रहते हैं। और जब कहीं कट लग गया, इंजरी हो गया, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और वो एक्टिव हो जाती है। तो वही बताते हैं किसके साथ एक्टिव होता है। देखो प्लाज्मा में मौजूद थ्रोम्बिन एंजाइम जो होता है, कौन? थ्रोम्बिन एंजाइम इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में बदल देते हैं। जो फाइब्रिनोजन होता है इनएक्टिव होता है, फाइब्रिन के जो धागे होते हैं हमारे शरीर में फाइब्रिन नुमायुक्त, तो वे इनएक्टिव रूप में रहते हैं। अब वो किसकी सहायता से एक्टिव हो रहा है? वो एक्टिव हो रहा है थ्रोम्बिन एंजाइम की सहायता से। थ्रोम्बिन एंजाइम की सहायता से जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है वो एक्टिव फाइब्रिन में बदल जाता है। और देखो क्या होता है, प्लाज्मा में ही एक दूसरा इनएक्टिव पदार्थ होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव पदार्थ में होता है, वो किसकी सहायता से चेंज होता है? वो चेंज होता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम की सहायता से। थ्रोम्बोकाइनेज की वजह से थ्रोम्बिन में बदल जाता है। किसमें? थ्रोम्बिन में। अब देखो यहाँ पर एक दूसरा इनएक्टिव पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन होता है जो एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, ये जो होता है ना थ्रोम्बोकाइनेज, एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है। कॉम्प्लेक्स एंजाइम मतलब इसमें कई प्रकार के आपको एंजाइम देखने को मिलेंगे, जिसकी सहायता से जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होती है वो किसमें बदलती है? थ्रोम्बिन, जो कि रक्त के क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट होती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि इंजरी या ट्रॉमा जिसे बोलते हैं, इसको ट्रॉमा बोलते हैं इंजरी को। अगर कहीं इंजरी हो गया आपका तो उसे ट्रॉमा भी बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं इंजरी या ट्रॉमा। प्लेटलेट्स को भी कुछ फैक्टर रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ये फैक्टर कोगुलेशन की मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। आपको पहले बता दिए हैं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनको भी वहां से सूचना मिलती है कि उनके अंदर भी कुछ जो पदार्थ पाए जाते हैं, फिर एंजाइम पाए जाते हैं, वो भी अपना योगदान दे, अर्थात उसमें सेक्रीशन करे ताकि ब्लड का क्लॉट हो सके। ओके, तो अभी तक हमने मुख्यतः कौन कौन देखा? एक तो यहाँ पर थ्रोम्बिन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? एक्टिव फाइब्रिन हो गया। ये दो कारक हो गए हमारे ब्लड क्लॉटिंग के। अब इसके अलावा क्या कारक होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में उपस्थित होते हैं? इसके अलावा देखो अगर देखने को मिलेगा तो होगा मुख्यतः हमारा कैल्शियम आयन। लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट आता है कि इंजरी वाली जगह के टिश्यू भी कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो कोगुलेशन को इनिशिएटिव करते हैं, अर्थात स्टार्ट करते हैं, कोगुलेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जहां पर आपको चोट लगेगी, कट होगा, तो उस जगह के जो टिश्यू डिस्ट्रॉय होंगे तो वहां के आसपास टिश्यू भी कुछ मात्रा में रिलीज करेंगे, जो कि उनमें उपस्थित एंजाइम आज उपस्थित होते हैं वो भी रिलीज करते हैं ताकि उसका कोगुलेशन हो सके ब्लड का। ओके, इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है कैल्शियम +2 आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड की क्लॉटिंग में। इसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किस प्रकार जो कैल्शियम +2 आयन होता है वो किस प्रकार ये थ्रोम्बिन हो गया, फिर फाइब्रिन धागे हो गए, इनको किस प्रकार ये एक्टिव अवस्था में लाने का प्रयास करता है या फिर लाता है और किस प्रकार ब्लड का क्लॉट करा देता है। ओके, तो ये जितने पॉइंट हैं आपको याद रखना होगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको याद रहेगा तभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने में मजा आएगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।